अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप सो आप ठीक ठाक होंगे। ठीक है, तो आज मैं क्लास 9 सब्जेक्ट बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 को हम करेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 है ये। लेकर लेक्चर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन देखा था बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 का। इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या देखा था, साइंस की डेफिनेशन देखी थी, बायोलॉजी की डेफिनेशन देखी थी और डिवीजन ऑफ बायोलॉजी देखे थे। आज हमारा टॉपिक क्या होगा, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, हमारे पास टोटल 16 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी और साथ में 2 साइड टॉप टेबल हैं, हम वो भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम 3 दफ़ा रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ लेते हैं ताकि हमारे इल्म में इजाफा हो। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा एंड रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो आज हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का टॉपिक डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्लास 9 की बुक में, बायोलॉजी की बुक में हमारे पास ब्रांचेस कहते हैं 16 हमारे पास टोटल ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो हमने ये 16 की 16 याद करनी है। इनमें से किसी एक ब्रांच को उठा के हमारे पास छोड़ दे देते हैं या 3-4 ब्रांचेस को मिला के हमारे पास लॉन्ग भी आ सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ब्रांच है वो मॉर्फोलॉजी है। आपने याद रखना है कि मॉर्फ का जो मतलब है वो फॉर्म और स्ट्रक्चर है। फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बनावट को स्टडी करने को क्या कहेंगे, हम मॉर्फोलॉजी कहेंगे। अगर ये एग्जाम में आ जाए तो हमने किस तरह लिखना है, इट्स ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बनावट को हम की स्टडी करने को हम क्या कहेंगे, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी हमारे पास 2 तरह की हो सकती है। एक हमारे पास इंटरनल मॉर्फोलॉजी होगी और एक एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी का मतलब कि इंटरनल स्ट्रक्चर का हम स्टडी करेंगे तो वो इंटरनल मॉर्फोलॉजी होगी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी को हम एनाटमी का भी नाम देंगे। और दूसरी हमारे पास जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होगी, अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो हम क्या कहेंगे, इसको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एनाटमी की हम भी हमारे पास एक ब्रांच दी हुई है इन्होंने, और एनाटमी के अगर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आए तो हम किस तरह लिखेंगे, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम क्या कहते हैं, एनाटमी। इसी तरह हमारे पास थर्ड ब्रांच है हिस्टोलॉजी। आपने याद रखना है कि हिस्टो मीन्स टिश्यू। ठीक है, हिस्टोलॉजी का लफ्ज़ आते ही आपके दिमाग में पहला लफ्ज़ कौन सा आना चाहिए, टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू को हम क्या कहेंगे, हिस्टोलॉजी। और सिर्फ बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, जिनकी वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं, कि वो स्टडी ऑफ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज का हिस्टोलॉजी। आपने इस तरह नहीं लिखनी, आपने लिखी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक टिश्यू। माइक्रोस्कोपिक का आपने लफ्ज़ यूज़ करना है ताकि आपके मार्क्स ना करते हैं। अब टिश्यू किसे कहते हैं, सेल ऑफ, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल का जो ग्रुप है वो काम करेगा, डेट वर्क टुगेदर काम करेगा और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा, उसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेल्स मिलके एक काम करते हैं इकट्ठे और एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, इसको हम कहेंगे टिश्यू कहेंगे। इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ ब्रांच है वो सेल बायोलॉजी है। नाम से ही हम पता चल रहा है कि हम इसमें सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स। ठीक है, हम सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को स्टडी करेंगे सेल बायोलॉजी में। एंड सेल ऑर्गेनेली के भी हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनेली क्या होता है कि सेल के अंदर सब सेलुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेली। ठीक है, सेल के अंदर सब सेलुलर स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेली के भी हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को स्टडी करेंगे और सेल के भी हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को स्टडी करेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, सेल बायोलॉजी। एक तो हम इस पॉइंट को स्टडी करेंगे, दूसरा पॉइंट हम क्या स्टडी करेंगे, आल्सो डील विद स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, सेल डिवीजन आपने एक क्लास में पढ़ा होगा, माइटोसिस मेयोसिस इस तरह के प्रोसेस को सेल डिवीजन कहते हैं। तो हम सेल बायोलॉजी में सेल डिवीजन को डिस्कस करेंगे, दूसरा हम सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को डिस्कस करेंगे और तीसरा सेल ऑर्गेनेली के भी हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनेली क्या होता है, वो सेल के सब सेलुलर स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेली। ठीक है, सेल के अंदर सब सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, हम उसको कहेंगे ऑर्गेनेली। अभी के लिए बस आप ये 3-4 बातें याद रखो। ब्रीफली हम इसका चैप्टर नंबर 4 में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 जो हमारे पास है वो कम्प्लीटली सेल के बारे में। ठीक है, डिटेल में हम जाके और वो चैप्टर नंबर 4 में डिटेल देखेंगे इसकी। हमारे पास जो 5th ब्रांच है ऑफ बायोलॉजी की वो फिजियोलॉजी है। ठीक है, फिजियोलॉजी आपने याद है कि फिजियोलॉजी में हम बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन को स्टडी करेंगे। ठीक है, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, कौन कौन से हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट पार्ट्स हैं, यानी कि किडनी में हम उसके फंक्शंस को स्टडी करेंगे और हार्ट के फंक्शन को हम स्टडी करेंगे। इसी तरह लीवर के फंक्शन को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन को स्टडी करने का हम कहेंगे फिजियोलॉजी।
अगर ये एग्जाम में आ जाए 2 मार्क्स की तो आपने किस तरह लिखना है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स के हम फंक्शन को स्टडी करेंगे। ठीक है, कौन कौन से फंक्शंस को हम स्टडी, किस पार्ट्स के फंक्शंस को, किडनी, लिवर और हमारे पास हार्ट वगैरह के जितने भी डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे पास, इनके हम फंक्शंस को स्टडी करेंगे। इसके बाद हमारे पास 6th ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में हमने क्या स्टडी करना है, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू न्यू इन्वायरमेंट। यहाँ पे हमने एम्ब्रियो के बारे में स्टडी करनी है। एम्ब्रियो क्या होता है, ठीक है, माँ के पेट में बच्चा बनने के अमल को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, जब तक वो पैदा नहीं हो जाता उस वक्त तक हम अमल को स्टडी करेंगे। जो माँ के पेट में बच्चा होता है हम उसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। ये आपने बात याद रखनी है, माँ के पेट के अंदर जो बच्चा होता है उसको हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को हम स्टडी को क्या कहेंगे, एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 7th ब्रांच है टेक्सोनोमी। यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि हम ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करेंगे ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में। पहली बात आपने ये रखनी है, सिर्फ हम क्लासिफिकेशन ही नहीं करेंगे बल्कि हम इनको साइंटिफिक नेम्स भी देंगे। ठीक है, हम इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कहाँ करेंगे, चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में हम इसको डिटेल में देखेंगे। सिर्फ आप अभी के लिए आपने सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। कौन सी 2 बातें आपने याद रखनी है, कि हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करेंगे ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में, और दूसरा कि हम ऑर्गेनिज्म को नेमिंग भी करेंगे। ठीक है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है 8th ब्रांच पैलेंटोलॉजी। ठीक है, पैलेंटोलॉजी में हम किस चीज़ का स्टडी करेंगे, फोसिस को। मैंने जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कर दिया ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। फोसिस में हम इसको स्टडी करेंगे। फोसिस अब किस तरह के हो सकते हैं, ठीक है, फोसिस वो होंगे जो आज से 1000 साल पहले थे और अब इस वक्त में मौजूद नहीं है। ठीक है, डायनासोर आज से पहले थे लेकिन इस वक्त में वो मौजूद नहीं है। फोसिल्स को हम सिंपल वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं, वो जानदार जो नापैद हो चुके हैं। ठीक है, अब वो पैदा नहीं होते, हम उनको फोसिल्स कहते हैं। यानी कि डायनासोर, प्लांट स्पीशीज़, प्लांट के बहुत सारे स्पीशीज़ वो फोसिल होंगे। ठीक है, फोसिल्स की समटाइम्स हमारे पास डेफिनेशन भी आ जाती है। अगर फॉसिल की डेफिनेशन आती है तो आप रिमेनिंग एक्सटेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हैं, या अगर आपको ये समझ नहीं आ रही तो आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं डेड। ठीक है, फॉसिल्स की डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हैं, आपको स्क्रीन में शो हो रही होगी, डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से, प्लांट्स एंड एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्रिजर्व्ड इन सोइल जो हमें मिट्टी से मिले उनको हम फॉसिल्स कहते हैं। ठीक है, अगर फॉसिल की डेफिनेशन आ जाए तो आपने ये लिखनी है कि डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व्ड इन सोइल इज कॉल्ड फॉसिल। और इसके आपने 2 एग्जाम्पल दे देनी है, एक डायनासोर की और दूसरी प्लांट स्पीशी की। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है सोशियो बायोलॉजी। ठीक है, सोशियो से आपने सोशल का लफ्ज़ याद रखना है। यहाँ पे हम स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, यहाँ पे हम एनिमल्स के सोशल बिहेवियर को स्टडी करेंगे जो आपस में सोसाइटीज़ बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इंसान को सोशल एनिमल कहते हैं। हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सोशल बिहेवियर को स्टडी करने के को हम क्या कहेंगे, सोशल बायोलॉजी। ठीक है, माशरती रवैया एक इंसान के माशरती रवैये को हम स्टडी करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, सोशल बायोलॉजी। ठीक है, डायरेक्ट में एक सोसाइटी जो सोसाइटीज़ बनाते हैं। ठीक है, इंसान भी है वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सोसाइटीज़ बना के रखते हैं, और इंसान के माशरती रवैये को स्टडी मुताले करने को हम कहेंगे सोशियो बायोलॉजी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। इंसान के माशरती रवैये को हम स्टडी करने को क्या कहेंगे, सोशियो बायोलॉजी, क्योंकि डायरेक्ट में एक सोसाइटीज़ वो भी सोसाइटीज़ बनाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास क्या है, वो नेक्स्ट ब्रांच है 11 प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये एक हमारे पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जानदारों की। ठीक है, टू मेक सब्सटेंसेस, जो एक ऐसे सब्सटेंसेस बनाती है फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, जो फ़ायदेमंद है इंसानियत के लिए। ठीक है, कौन से ये सब्सटेंसेस बनाएगी, यानी कि हाँ ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके मेक सब्सटेंसेस बनाएगी। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे यूज़ करेगी, जैसे दही में अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाल दें, नहीं दूध में अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डालते हैं तो वो दही बन जाता है। ठीक है, इस तरह के, और दही हमारे लिए मुफीद होता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके इंसान के लिए एक ऐसी चीज़ बनाएगी जो इंसानों के लिए फ़ायदेमंद होगी। इसके बाद हमारे पास 12 जो ब्रांच है वो एंटोमोलॉजी है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की स्टडी को हम क्या कहेंगे, एंटोमोलॉजी। आप अगर एग्जाम में आ जाए तो आपने इस तरह नहीं लिखनी, प्रॉपर तरीके से आपने इसको डिफाइन करना है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स कॉल्ड एंटोमोलॉजी। बस ब्रांच ऑफ फार्मा का मतलब क्या होगा, ड्रग्स। फार्मेसी में हम ड्रग्स वगैरह को स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ ड्रग्स करेंगे, और जो मेडिसिन खाने से हमारी बॉडी में
फिक्स होगा हमारे सिस्टम में, हम उसको भी स्टडी करेंगे। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर फिक्स ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी। ठीक है, सॉरी मैंने ये 9th ब्रांच ऑफ बायोलॉजी मिस कर दी है, इन्वायरमेंट बायोलॉजी। ठीक है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी हमें इसके नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे हम इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इन्वायरमेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इन दोनों के इंट्रैक्शन को हम स्टडी करेंगे। स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, कैसे हमारे पास ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट का इंट्रैक्शन हो रहा है। हम ऑक्सीजन हम ठीक है, सबसे पहले जो हमारा इंट्रैक्शन ये है कि हम इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में रिलीज़ करते हैं। ठीक है, और इसकी एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं, सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट का मतलब क्या होता है, खुराक वगैरह। किस तरह हम प्लांट से ठीक है, प्लांट जो होते हैं ना वो एनिमल्स खाते हैं। ठीक है, एनिमल्स को हम खाते हैं और फिर एनिमल्स को जब हम खाते हैं तो हम अपना वेस्ट मटेरियल रिलीज़ कर देते हैं। जब वेस्ट मटेरियल रिलीज़ होता है तो वो ज़मीन में धंस जाता है, फिर ज़मीन से वो पौधों को होता है, पौधों को जानवर से, जानवर से हम, और फिर वो सर्कल चलता रहता है। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट ब्रांचेस देखते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से नोट्स बनाएं। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास क्या है, इम्यूनोलॉजी। स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल। एनिमल के इम्यून सिस्टम को हम क्या स्टडी करने को क्या कहेंगे, इम्यूनोलॉजी। विच डिफेंड द बॉडी, ये हमारी बॉडी में दिफा करेगा एंगेज इन रेडी माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के हमलावर जो माइक्रोब्स होते हैं उनके खिलाफ ये क्या करेगा, दिफा करेगा। ठीक है, यानी कि अगर जिनका इम्यून सिस्टम वो ताकतवर होगा, पावरफुल होगा, तो उनको जो इन्फेक्शंस होते हैं ना माइक्रोब्स के, वो कम होंगे। और जिनका इम्यून सिस्टम वीक होगा उनको बीमारियाँ ज़्यादा होंगी, उनको वायरस ज़्यादा जल्दी से अटैक करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें इम्यून सिस्टम को स्टडी करेंगे। जेनेटिक्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। अब हम जेनेटिक्स के बारे में स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स भी हमारे पास ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। डिफाइन जेनेटिक्स, ये भी पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है। स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस, इसमें हम जीन्स को स्टडी करेंगे और इनहेरिटेंस को स्टडी करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, जेनेटिक्स कहेंगे। ठीक है, जो जीन है ना वो हमारे पास एक बेसिक यूनिट है डीएनए का। डीएनए जो होता है वो हेरिडिटी मटेरियल होता है, यानी कि विरासती माता होता है। इसके अलावा इनहेरिटेंस जो है वो हमारे से अलग एक डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। इनहेरिटेंस एक विरासती चीज़ है, मीन्स द ट्रांसमिशन करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन। ठीक है, यानी कि जो खसूसियात माँ बाप में होगी वो बच्चे में भी आएगी, इसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर, ट्रांसमिशन करेक्टर। ठीक है, माँ बाप की खसूसियात, उनके करेक्टर अपने बच्चों में आएंगे। ठीक है, पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग में ये कन्वर्ट होंगी, इसे हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट और लास्ट ब्रांच है वो पैरासाइटोलॉजी है। स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, पैरासाइट्स को स्टडी को हम क्या कहेंगे, पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट क्या होते हैं, पैरासाइट आर द ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे से फूड हासिल करते हैं, हमसे फूड हासिल करते हैं, शेल्टर फ्रॉम लिविंग, रहने के लिए पनाह हासिल करेंगे, एंड इन रिटर्न हार्म देम, और बदले में हमें क्या देंगे, नुकसान देंगे। ठीक है, पैरासाइट आर द ऑर्गेनिज्म दैट टेक फूड, जो खुराक हासिल करेंगे, एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट, जो पनाह भी देंगे, एंड इन रिटर्न हार्म देम, और बदले में हमें क्या करेंगे, नुकसान पहुँचाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लाइस, यानी कि जुएँ हमारे सर में हमसे खुराक भी, हमारे बालों से खुराक हासिल करेंगी, शेल्टर फ्रॉम लिविंग पनाह भी लेंगी हमारे सर में, और बदले में हमें नुकसान देगी, यानी कि हमारे बालों में सुराख कर देंगी। ठीक है, जिसकी जो हमारे बालों के लिए नुकसानदेह है। डैंड्रफ भी इसी तरह पैरासाइट की एग्जाम्पल है। तो पैरासाइट की डेफिनेशन भी पूछी जाती है, अगर पैरासाइट की डेफिनेशन आए तो आपने इस तरह लिखना है और लास्ट पे अपने दोस्त की एग्जाम्पल लिख लेनी है। ये हमारी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी कंप्लीट होगी। इसके बाद हमारे पास साइड बॉक्स है। ठीक है, साइड बॉक्स में हमारे पास बायोलॉजिकल इशू टुडे। ठीक है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है। ठीक है, बायोलॉजिकल इशू टुडे आर गिवन बिलो। 4 बायोलॉजिकल इशू है। ह्यूमन पॉपुलेशन, आबादी बहुत ज़्यादा हो रही है, ग्रोथ इन्फेक्शन डिजीज़ भी ज़्यादा है, एडिक्टिव ड्रग्स की एडिक्शन आदि हो रहे हैं, और पोल्यूशन। ठीक है, ये 4 फैक्टर्स हैं जो बायोलॉजिकल इशू हैं। ठीक है, तो आपने ये वाला शोर अच्छी तरह याद कर लेना है। इसके बाद हमारे पास ये भी साइड बॉक्स है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पूछ लेते हैं, ये समटाइम्स इसके दूसरे नाम से बायोकेमिस्ट्री के नाम से भी पूछ सकते हैं।
तो बायोकेमिस्ट्री, डिफाइंड बायोकेमिस्ट्री, डिफाइंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डील्स विद द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ। यहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स की लाइफ को स्टडी करेंगे। कौन कौन से मॉलिक्यूल्स? वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, 5 मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। तो आपने ये वाला भी अच्छी तरह से कर लेना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़े हैं, 2 इसके साइड बॉक्स पढ़े हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, साथ साथ आपने नोट्स भी बनाते जाने ताकि आपको एग्जाम में आसानी हो। ठीक है, जब आप नोट्स बनाएंगे ना तो आधा आपको सबक तो उसी वक्त याद हो जाना। ठीक है, फिर आपको याद करने में भी आसानी होगी। और याद रखिएगा, अगर आपको बनने का अगर आपका एम है, वैसे तो आपने बायोलॉजी रखी है, सब बच्चों का यही एम होता है। अभी आपका फर्स्ट चैप्टर है, मेहनत करें, आप बन सकते हैं। ठीक है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है बनना। तो आपने साथ साथ नोट्स बनाते जाना है ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, अभी से मेहनत अपनी स्टार्ट कर दें, इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर बनेंगे। और चीज़ों को मेमोराइज़ करें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें अपने। ठीक है, और ये जो आज मैंने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी और ये 2 साइड बुक्स बनाए, आपने इनको अच्छी तरह से याद कर लेना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।